हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं पेपर नंबर 2 ग्रीन केमिस्ट्री का जो दूसरा पेपर लिया था हमने, ये लिया था हमने 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो इसमें हमने रखे थे दो ही कॉलम जो कंपलसरी थे। एक में आपको आपका नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन भरना था, और ऊपर इसके ऊपर जो कॉलम था कंपलसरी कॉलम, उसमें आपका ईमेल आईडी लिखना था आपको। उसके बाद में सीधा पेपर शुरू होता है। तो उसमें पेपर में जो पहला क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एटम इकोनॉमिक रिएक्शन इफ ऑल द रिएक्शंस गिवन आर सेंट परसेंट। ठीक है, इफ ऑल द रिएक्शंस गिव सेंट परसेंट यील्ड। तो ये देखना था, यानी 100% अगर रिएक्शन होती है, 100% यील्ड मिलता है, आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा एटम इकोनॉमिक कौन सी है। तो एटम इकोनॉमिक का मतलब रहता है कि कितने परसेंट एटम्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। तो आपको अगर याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे HCl निकलता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो वेस्ट हो जाता है, पूरे एटम्स इसमें नहीं आता है। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे होता है, राइमर टाइमन में भी ऐसे होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे डायल्स-एल्डर रिएक्शन की, डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो ना, ये एक एडिशन टाइप रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन है। इनोफाइल डाइनोफाइल का रिएक्शन होता है, और हमें इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलता है। इसमें पूरे के पूरे एटम्स मौजूद होते हैं। तो मैं बोलूँगा इसको, ये जो है ये मोस्ट एटम इकोनॉमिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वेस्ट नहीं होता है। क्लियर? तो ये वाली रिएक्शन जो है, ये मैं बोलूँगा इसका इसका जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आएगा, आंसर नंबर 1। हमें देखना है कि कितने एटम्स इस प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स के प्रेजेंट है, उस हिसाब से। और अब आता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब रहता है कि आपको कितना यील्ड मिला डिवाइड बाय आपने कितना कैलकुलेट किया था। ठीक है, इनटू करते हैं हम 100, यानी मैं बोलूँगा सिंपली एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, या प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। अब वो कौन सा आता है, जो ये आता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक, इनटू 100। बाकी सब इसको थोड़ा सा इधर उधर, यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल मीन्स कैलकुलेटेड। ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, एक्चुअल मीन्स प्रैक्टिकल यील्ड, ये याद रखना। तो प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और जो मैंने कहा कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। क्लियर? उसके बाद में आता है ई फैक्टर, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब रहता है कि केजीज ऑफ वेस्ट डिवाइड बाय केजी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कितना वेस्ट बना डिवाइड बाय प्रोडक्ट कितना बना। तो वो ये है आंसर। जितना ई फैक्टर ज़्यादा होगा उतना वेस्ट ज़्यादा बनेगा। क्लियर? यानी जितना वेस्ट ज़्यादा उतना ई फैक्टर ज़्यादा। तो ये है आंसर नंबर 2, यानी बी इसका असली आंसर है। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 4। आयोनिक लिक्विड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका रीज़न अगर आप देखेंगे, उसमें जो रीज़न बताता है वो बताता है एसिमेट्री। एसिमेट्री आपने पढ़ा होगा। उसमें मैंने कहा था कि उसमें कैटायन बड़ा रहता है और एनायन छोटा रहता है, और उसमें जो पैकिंग रहती है, ये छोटा बड़ा होने की वजह से, एसिमेट्री की वजह से, इसमें लूज पैकिंग होती है, और लूज पैकिंग से यानी क्रिस्टल अच्छी तरह से पैक नहीं होता और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है देयर एसिमेट्रिक नेचर एंड लूज क्रिस्टल पैकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कोवेलेंट डेरिवेटिव। नॉन कोवेलेंट डेरिवेटिव्स में हमारे पास में कौन कौन से आते हैं? एक आता है यूटैक्टिक मिक्सचर, दूसरा आता है को क्रिस्टल। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नॉन कोवेलेंट डेरिवेटिव है, ये भी नॉन कोवेलेंट डेरिवेटिव है, ये है बोथ ए एंड बी। और ये जो है ये नॉन कोवेलेंट डेरिवेटिव नहीं आता, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब TbTO, ठीक है, ट्राइब्यूटाइल टिन ऑक्साइड जो है, ये आपको बताना है ये क्या है। ट्राइब्यूटाइल टिन ऑक्साइड ये एंटी फॉलिंग एजेंट या एंटी फॉलेंट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका डी है, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये याद रखना। इसके बदले में हम डिकोई जो है, डिकोई वो यूज़ करते हैं, वो ग्रीन है। क्लियर? और विच ऑफ द फॉलोइंग
polymers is used as a green liquid solvent. आपने पैग नाम सुना होगा, पैग एज सॉल्वेंट। पैग का मतलब रहता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये है, बाकी सब सॉलिड्स रहते हैं, ठीक है, क्लियर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन एनर्जी सोर्स। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज में आते हैं अल्ट्रासाउंड रेडिएशन, लाइट आती है, माइक्रोवेव्स आते हैं, या इस तरह से बॉल मिलिंग या ग्राइंडिंग आती है, लेकिन कन्वेंशनल हीटिंग जो है वो इसमें नहीं आता। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है, ठीक हो गया, इससे भी हो गए यहाँ तक। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें देखना है, ठीक है, एक मिनट इसको पहले क्लियर करेंगे। हाँ अब दिख रहा है क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस, ये एंजाइम की इससे पता चलता है, ये एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है ना, वो या तो उसके सबस्ट्रेट पे रहता है, डिपेंड रहता है, या फिर उसका प्रोडक्ट, या फिर उसका जो एक्शन है वो किस तरह का एक्शन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस इज ए बायोकैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर, ये हाइड्रोक्सिलेशन के लिए यूज़ होता है, याद रखना। और हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप, यानी सपोज आपके पास ये बेंजीन है, ठीक, यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख रहे हैं, आप हाइड्रोजन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप OH ग्रुप में, यानी आप इंसर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन, सो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं बोलूँगा ये कौन सी रिएक्शन कैटलाइज करता है, ऑक्सीडेशन। किसी ने लिखा था हाइड्रोजनेशन, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजनेशन जो है ये रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, मिथिलेशन तो हो ही नहीं सकता, ये करता है ऑक्सीडेशन, यानी इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये इस H ग्रुप को OH में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल का मतलब जो बार बार बने, खुद से बने नेचुरली, तो बार बार कौन बनता है, सेलुलोज प्लांट से बनता है। आप कितना प्लांट वेस्ट है हमारे पास में, बहुत, और ये बनते रहता है। जबकि ये जो है ना, ये वाले ये डिपॉजिट्स रहते हैं और ये रिन्यूएबल नहीं है, ये दीज आर कॉल्ड डिप्लीटिंग एनर्जी सोर्स, जबकि सेलुलोज जो है ये रिन्यूएबल फीड स्टॉक है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज, ये हम देखेंगे इसका यहाँ पे आंसर दिया है, सॉल्वेंट, पॉलिशिंग एजेंट, डाइंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इनमें से तो कोई भी नहीं, ये हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जिनको आप कहते हैं ना। तो इसको चलो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जनरली यूज टू रिड्यूस डेरिवेटाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जनरली यूज टू रिड्यूस डेरिवेटाइजेशन। डेरिवेटाइजेशन कम करना, यानी डेरिवेटिव्स कम बनाना, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन ये नहीं करना। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन तो होता ही नहीं डेरिवेटाइजेशन कम करने में, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, रिडक्शन तो सवाल ही नहीं होता। ये एक ही मेथड से होता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन से, क्योंकि एंजाइम्स में हमें प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन के सिलेक्टिवली फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करता है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देता है। अब क्वेश्चन है बायोमिमेटिक कैटलिस्ट्स और, देखो ये सब आपने पढ़े, ये जो है ना ये वाला, ये बायोमिमेटिक इसका है, बायोमिमेटिक कैटलिस्ट में भी आप पढ़ते हैं ये, और दूसरा रिड्यूस डेरिवेटाइजेशन जो है उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। ऐसी बात नहीं, ये हर इसमें हमने पढ़ा है, और इसमें हर एक टॉपिक हमने पढ़ा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, या जिसका लेक्चर ना हुआ हो अभी तक। अब बायोमिमेटिक कैटलिस्ट्स और, ये भी मैंने पढ़ाया था, बायोमिमेटिक कैटलिस्ट्स देखना आप। मेटलिक कैटलिस्ट्स यूज्ड इन लिविंग सेल्स, फिर ऑर्गेनो कैटलिस्ट्स यूज्ड इन लिविंग सेल्स, बायोमॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, सिंथेटिक कैटलिस्ट रिजेंबलिंग एंजाइम्स। अब देखो ये मेटल्स डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, ये है एक्चुअली सिंथेटिक कैटलिस्ट्स, मगर इनकी जो एक्शन है वो एंजाइम्स की तरह रहती है। ये है बायोमिमेटिक कैटलिस्ट्स विच आर सिंथेटिक बट एक्टिंग लाइक या रिजेंबलिंग
एंजाइम्स इन देयर एक्शन, यानी जो जिनका एक्शन किससे मिलता जुलता हो, एंजाइम से। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद में यहाँ पे और एक है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ऑल द रिएक्शंस आर कंसिडर्ड टू गिव 100% yield, the most atomic reduction of benzaldehyde will be with। देखो एटम इकोनॉमिक रिएक्शन की बात की जा रही है, यानी हमें ये देखना है कि सबसे वो कौन सी रिएक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हों। देखो अगर बेंजिल्डिहाइड की बात करेंगे, बेंजिल्डिहाइड को हम जब रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, ठीक, सी, यहाँ पे OH, यहाँ पे तो H था ही। ठीक है, यहाँ पे और एक H जुड़ जाता है, ये है रिडक्शन। अब इसमें हमें देखना है कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें इन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम्स है वो कम हो। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो इसमें हाइड्रोजन तो ऐड होता है लेकिन बाद में जो सोडियम और बोरान है वो वेस्ट हो जाता है। इस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिथियम एल्युमिनियम वेस्ट होता है। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ये भी एटम इकोनॉमिक नहीं है। अब ये जो ये वाला देखो, इसमें प्लेडियम सपोर्टेड ऑन कार्बन, इट इज़ अ रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट। और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये पूरे का पूरा यहाँ पे ऐड होता है। समझ में आया ना? अगर ये 100% है तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड प्लस ये हाइड्रोजन ये जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पूरे जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा ये जो है ये सबसे ज़्यादा एटम इकोनॉमिक रिएक्शन है। ये हमने एटम इकोनॉमी में पढ़ा, सॉरी ये कैटालिसिस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैटालिसिस में मैंने आपको बताया था ये। अब और है एक क्वेश्चन, द इंक्रीज रेट ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये माइक्रोवेव असिस्टेड, ये जो माइक्रोवेव्स है ना, उनमें पढ़ा था हमने, उनमें किस वजह से हीटिंग होती है, यानी उसमें, सॉरी हीटिंग नहीं, उसमें ये रिएक्शंस की रेट जो है किस वजह से बढ़ जाती है। उसमें मैंने बताया था आपको सुपर हीटिंग ऑफ सॉल्वेंट ये भी होता है, और कैटलिस्ट सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन दोनों की वजह से रेट फास्ट हो जाती है। या पोलर सब्सटेंस हो, उसकी पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होती है, उसकी वजह से रेट फास्ट होता है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस का माइक्रोवेव्स में रोल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करता। क्लियर है? इनके ऊपर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर आता है 16। ठीक है, द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन माइक्रोवेव असिस्टेड ऑर्थोएस्टर कोलिजन रीअरेंजमेंट और एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल रहता है एक, एंड इसमें दिया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइक्लोरोमीथेन। ये तो तीनों सॉल्वेंट्स ये यूज़ नहीं होते। वहाँ पे हम TeOF यूज़ करते हैं ना, मैं लिखा था उस दिन TeOF। अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे ना, ऑर्थोएस्टर कोलिजन रीअरेंजमेंट, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये मैंने पहले TeOF लिखा, बाद में आपको बताया भी कि इसका पूरा फॉर्म है, ये पूरा नाम ये ट्राईइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। इट इज़ यूज्ड एज रिएक्टेंट इन एडिशन टू एलाइल अल्कोहल। अब और एक चीज़ जो है वो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम की बात है यहाँ पे। ये जो ग्लाइऑक्सिम, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम नहीं, ये डिग्लाइम, सॉरी डिग्लाइम जो मैंने बताया था उसने, ये पॉलीमरिक सॉल्वेंट है। ये यूज़ होता है डीलज़ेल्ड रिएक्शन में और ये हम यूज़ करते हैं एज सॉल्वेंट। डिग्लाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉलीमरिक सॉल्वेंट है, ये मैंने बताया भी था। ये हम इसको पॉली ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, डाइमिथाइल डेरिवेटिव है ईथर का, या इथिलीन ग्लाइकॉल का, सॉरी। और उसके बाद में ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये तो हमने पढ़ा था, ये हमने पहले ये 1-2 लेक्चर्स में बताया था मैंने। जो रिस्क रहता है, रिस्क का मतलब रहता है हैजार्ड इनटू एक्सपोजर। ठीक है, यानी या एक्सपोजर इनटू हैजार्ड, इसको बोलते हैं हम, ये है रिस्क। तो इसका आंसर था C। अब लास्ट पे आता है ये, सेकंड लास्ट पे 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फिनॉल।
फिनॉल्स कहाँ से निकलते, ये भी हमने पढ़ा था रिन्यूएबल फीड स्टॉक में। मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि लिग्निन्स जो रहते हैं वो फिनॉल्स के लिए, फिनॉल्स का सोर्स है, ग्रीन सोर्स या रिन्यूएबल सोर्स, इनसे हम फिनॉल्स निकाल सकते हैं लिग्निन से। ये भी मैंने पढ़ाया था, ये हमने डिस्कस किया था बायोमिमेटिक कैटलिस्ट में। उसमें एक पहले ही बताया था मैंने कि साइटोक्रोम लास्ट वाला एग्जांपल है ये, P450 इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस कन्वर्जन ऑफ, उसमें लिनोस्ट्रॉल टू कोलेस्ट्रॉल हमने देखा था, वो कन्वर्जन होता है ना, क्लियर। ये एंजाइम है ये, और ये लिनोस्ट्रॉल टू कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन करता है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है बी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। तो दोनों पेपर्स के कीज़ आपके सामने हैं, और ये साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये हमने कहाँ कहाँ पे पढ़े हैं। तो इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जो मैंने ऑनलाइन ना पढ़ाया हो, क्लियर। तो इन वीडियोस का मतलब ये था कि आप समझ सकें कि किस तरह एग्ज़ाम देते हैं। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे लोगों ने ईमेल करना सीख लिया, बहुत सारे लोगों ने PDF बनाना सीख लिया, जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। और इस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहते हैं MCQs, उनके लिए किस तरह की प्रिपरेशन की जाती है, कितना डीप पढ़ा जाता है, ठीक है। और टॉपिक्स को मैंने बीच बीच में रिलेट भी किया, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल पेपर था, तो फिर भी आप लोगों की इसके लिए बोल रहा मैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस। आज इतना ही।